रोजगार बहुत बड़ा मामला है। पिछले 80 दिनों में मैं जहाँ पर भी गया हूँ, गांव के गांव एक अनुमान हम लोग का ये है कि 50 से 60% गाँव का जो नवयुवक है वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाकर काम कर रहा है। ये पश्चिम चंपारण में भी दिखा, पूर्वी चंपारण में भी दिखा और शिवहर में भी दिखा, लेकिन शिवहर में इसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो गरीबी या बेरोजगारी का आलम है वो दोनों चंपारण के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। उसकी एक वजह लोग जो समझ में आ रही है, लोगों ने बताया कि जो थोड़ी बहुत भी कृषि की सुविधा, किसानी की सुविधा, खेती करने वालों की सुविधा दोनों चंपारण में है, वो शिवहर में नहीं है। एक आंकड़ा हम लोगों ने देखा यहाँ, शिवहर एकमात्र जिला ऐसा है पूरे बिहार में जिसमें सिर्फ 1% जमीन सिंचित है। एश्योर्ड इरिगेशन की सुविधा सिर्फ 1% जमीन को है। कृषि योग्य भूमि का सिर्फ 1% भूमि ऐसा है जिसमें एश्योर्ड इरिगेशन की सुविधा। इरिगेशन यहाँ है ही नहीं। ज़्यादातर जिलों में, जैसे दोनों चंपारण में आप नहरों का जाल देखेंगे, वो नहर काम नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ प्रयास किया गया है। पहले कभी किसी समय कालखंड में वहाँ नहर बनाए गए हैं। शिवहर में नहर कहीं नहीं है। और आंकड़ों में भी, सरकार के आंकड़ों को भी मैंने जब दिखवाया तो पता चला कि 1% जमीन जो है वो सिंचित है, एश्योर्ड इरिगेशन है। दूसरी जो समस्या यहाँ पर है, ये 54% जिला बाढ़ इफेक्टेड है। एज पर द गवर्नमेंट डेटा 54% जो शिवहर का हिस्सा है वो, उसमें बाढ़ किसी न किसी तरीके कभी न कभी आता है। तो बाढ़ की फ्रीक्वेंट बाढ़ और एश्योर्ड इरिगेशन के न होने से जो थोड़ी बहुत खेती से पर लोग जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ पर स्थिति खराब है। हालांकि लोग यहाँ खेती करते हुए दिखे हर जगह, जमीन उपजाऊ है, लोग खेती भी कर रहे हैं, लेकिन वो मान कर चलते हैं कि एक फसल हमारी बाढ़ में बर्बाद होगी। और जो बाढ़ से के अलावा जो रबी की खेती है, उनको पूरी तरीके से अपने पंपिंग सेट वगैरह पे उनको आश्रित रहना है। इसी वजह से खेती यहाँ पर लाभदायक बिल्कुल ही नहीं है। पूरे बिहार में नहीं है, लेकिन शिवहर में और हालत खराब है। और उसका रिजल्ट ये है कि बड़े पैमाने पर लोग हर घर से पलायन करते हैं रोजी रोजगार के लिए। पूरे देश में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है करीब 72%, 72%। मतलब अगर बैंक में 100 रुपया जमा हुआ देश के स्तर पे, तो उसमें से 72 रुपया लोगों को ऋण के तौर पर मिला। जो अच्छे राज्य हैं, जो फल फूल रहे हैं, विकसित राज्य हैं, तमिलनाडु में ये रेशियो 100 से ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, गुजरात में ये रेशियो 90 से ऊपर है। बिहार में ये रेशियो है 40%। अब इसका असर क्या हो रहा है मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, शिवहर में 52% है, जो बिहार में सबसे अधिक माना है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका असर क्या है वो आप समझिए। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपए जमा किए और 40% अगर सीडी रेशियो है तो इसका मतलब है कि करीब 1,61,000 रुपया ऋण के तौर पर लोगों को मिला। अगर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 72% भी ऋण मिला होता तो बिहार की जनता को पिछले एक साल में 1,25,000 करोड़ रुपया अलग अलग काम करने के लिए ऋण ज्यादा मिला होता। अगर आप अच्छे राज्यों की तुलना करें तो करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपया और मिलना चाहिए था। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 17 साल या 30 साल में लालू नीतीश के राज में अगर हर साल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो बिहार की में से 40-50 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का उन राज्यों में जा रहा है जहां पर उस पैसे का उपयोग करके लोग व्यापार कर रहे हैं। और हम लोग के बच्चे, बिहार के लड़के जाकर उन्हीं व्यापारिक संस्थाओं में मजदूरी का काम कर रहे हैं। लालू जी के राज में, मैं आपको ये आंकड़ा फिर से दे रहा हूं, 1991 में बिहार में सीडी रेशियो था 38%, जब लालू जी मुख्यमंत्री बने। जब लालू जी मुख्यमंत्री से हटे तो पूरा कालखंड जंगल राज का सीडी रेशियो 38 से घटकर हो गया 24%। इतना नीचे चला गया, वो 24% चला। तो 100 रुपए बैंक में आप जमा कीजिएगा, 24 रुपए ऋण मिलेगा, 75 रुपए दूसरे राज्य में जाएगा। नीतीश कुमार के 17 साल के कालखंड में वो 25 से बढ़कर फिर 40 हो गया। तो इफेक्टिवली बिहार आज वही खड़ा है जहां हम लोग 1991 में खड़े थे। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 30-40 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को व्यापार करने के लिए उपलब्ध होता तो कितनी बड़ी राशि, कितने लोग आज सैलून चला रहे होते, कोई रेडीमेड का कारोबार कर रहा होता, कोई यूट्यूब चला रहा होता, कोई टैक्सी चला रहा होता, कोई
दुकान लगा रहा होता, कोई छोटा मोटा उद्योग कर रहा होता। इस पर कहीं कोई चर्चा आपने अगर बिहार में सुनी हो तो हमको बता दीजिए। पूरे सालों ना कोई विधानसभा में चर्चा होती है, ना कोई पत्रकार सवाल करता है, फिनांस मिनिस्टर वगैरह भी ना कभी इस पर कोई बात। समय आ गया है कि बिहार में सरकार ये समता मूलक शिक्षा व्यवस्था के पीछे पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के बजाय एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें कम से कम प्रखंड के स्तर पर 1-2 विश्व स्तरीय न भी सही तो कम से कम बेहतर स्कूल, 1-2 स्कूल भी अगर बेहतर बनाया जाए और फिर मोबिलिटी के जरिए मोबिलिटी प्रोवाइड करके बच्चों को ये सुविधा दी जाए ताकि लोग उन स्कूल में आ सके। एक प्रखंड का पेरीफेरी जो है वो 10, 12, 15 किलोमीटर होता है। शहरों में अगर आप देखेंगे हर बच्चा, हर परिवार अपने बच्चे को बस स्कूल बस में भेजता है, 5-10 किलोमीटर भेज सकता है। तो हम लोग जो ब्लूप्रिंट अभी बना रहे हैं उसमें पहली सोच ये है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक 10 साल का नजरिया बनाया जाए और पहले साल हर साल 500 स्कूल, मतलब हर प्रखंड में कम से कम एक विश्व स्तरीय व्यवस्था बनाई जाए। जो अभी हम लोग सरकार 30-40 हजार करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रही है और उससे एक भी विद्यार्थी को फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग की सोच ये है कि 1/3 बिहार का जो बजट है वो विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को बनाने में, स्कूल्स को बनाने में खर्च होना चाहिए और 2/3 जो पैसा है उसको एग्जिस्टिंग व्यवस्था को सपोर्ट करने में लगाना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि अगर आप 10-15 हजार करोड़ रुपया नए विश्व स्तरीय स्कूल बनाने में लगाएंगे तो हर साल, अभी तक का अनुमान है कि नेतरहाट जैसे विद्यालय हर साल आप हर प्रखंड में कम से कम एक, और थोड़ी और व्यवस्था भी अगर उसको ठीक से सोच कर बनाया जाए तो हर प्रखंड में 2 बनाया जा सकता है। तो अगर हर प्रखंड में आप 2 ऐसे स्कूल भी बना दें, एक आवासीय और एक नॉर्मल, और बस की मोबिलिटी प्रोवाइड कर दें विलेजर्स को, तो कम से कम शुरुआती दौर में, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए पंचायत के स्तर पर उस तरह के स्कूल बनाने में आपको 10 साल का समय लगेगा। तो हम लोग की सोच ये है कि सरकार को भी ये देखना चाहिए कि कम से कम प्रखंड के स्तर पर एक नेतरहाट जैसा या सबलतुल्ला जैसा विद्यालय जरूर बनाया जाए और एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जो आवासीय न हो। अगर प्रखंड के स्तर पर 2 ऐसे विद्यालय बनाने हो तो करीब करीब 10 से 15 हजार करोड़ का खर्च होगा और हर साल अगर आप 10 हजार करोड़ रुपए शिक्षा व्यवस्था में लगाते जाएंगे, जो कि अभी के एग्जिस्टिंग बजट को ही अगर आप मानकर चले, तो आने वाले 10 साल में आपके हर पंचायत में ये स्कूल हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार का 17 साल का आप शासनकाल देख ले, हर साल उन्होंने 300-400 स्कूल भी ऐसे बनाए होते, तो आज 17 साल में 5-6 हजार ऐसे स्कूल बन गए होते। तो हम लोग की सोच ये है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी बुरी हो गई है कि सिर्फ ये बात करना कि शिक्षकों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उससे बात नहीं बनेगी। इट इज टाइम कि गवर्नमेंट ड्राइंग बोर्ड पर जाए, हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय बने। ये बिहार के प्रति जो दुर्भावना है लोगों के मन में, जो शब्द है बिहारी में, तो रोज ये मन से कहता हूँ, ये शब्द ही गाली बन गया है और ये यहाँ की कुव्यवस्था और दशकों के जो पिछड़ापन, दशकों का जो पिछड़ापन है उसको दर्शाता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम और आप दोषी हैं। जब हम लोग अपने विकास के लिए नहीं, अपने बच्चों के विकास के लिए वोट न देकर वोट देते हैं पुलवामा के नाम पर, वोट देते हैं किसी दूसरे राज्य के नेता को, अपनी चिंता नहीं करते हैं, तो यही आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने संसद में ये बात कही तो आपको और हमको पता चली, लेकिन बिहार के लोगों को तो हर दिन ये गाली सुननी है। जो लोग बिहार के बाहर जाके काम करते हैं उनको लोग कहते हैं कि बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब मजदूर। बिहार जो शब्द ही है वो गाली है, बिहारी शब्द ही गाली है। और न यहाँ की सरकारों को इस पर कोई फर्क पड़ता है और न यहाँ के लोग उसके लिए जागृत हो रहे। जो पूरी पद यात्रा में आप मेरी हर मीटिंग में देख लीजिए, मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये मिट्टी जो है, बिहार जो है, ये ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी आकर यहाँ ज्ञान मिला है, लेकिन आज यहाँ की व्यवस्था या यूं कहिए यहाँ की कुव्यवस्था और यहाँ के नेताओं ने इस पूरे जमीन को, इस पूरे राज्य को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है, उपहास का विषय बना दिया है। यहाँ के जो नेता है वो शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर, बेवकूफी भरे वक्तव्य देकर और नासमझी की बात कहकर खुद का मजाक बनाते हैं, अपने लिए राजनीतिक रोटी सेकते हैं, बिना ये समझे हुए कि इससे बिहार राज्य का, बिहार राज्य के लोगों का कितना बड़ा मजाक हो रहा है। जिस रेल मंत्री ने ये बात कही है उसको ये समझना चाहिए कि आपके जो सांसद वहां बैठे हुए हैं उसमें बिहार की जनता ने 39 एमपी, 40 में से 39 एमपी बिहार से जिताकर भेजा है। और अगर बिहार के लोग ये एमपी न भेजे 40, तो दिल्ली में सरकार बनना और चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो उनकी व्यक्तिगत जो उनकी सोच है वो दर्शाता है।
लेकिन मैं उनसे ज्यादा अपने आप को दोषी मानता हूं, बिहार के लोगों को दोषी मानता हूं कि हम लोगों ने स्वयं को उपहास का पात्र बना लिया है और हम लोग को इसका असर नहीं पड़ता है। ये समय है कि लोग यहाँ जगें, इन बातों का संज्ञान लें कि कोई व्यक्ति, ताकि आगे भविष्य में कोई नेता, कोई व्यक्ति हम लोग का उपहास न उड़ा सके। क्या उनको माफी मांगना चाहिए? अरे मांगे या ना मांगे उससे क्या, मैं आप फिर बार बार वही बात कर रहे हैं, आप उसका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम तक जो हजारों बिहार के लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो रोज गाली सुन रहे हैं, उसके लिए तो आप कुछ आवाज उठा नहीं रहे हैं। वो आदमी मूर्ख है जो अगर संसद में खड़े होकर कह रहा है, वो दिखाता है कि आप यहाँ से जीत कर गए हैं। आपके प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो प्रणाम करते हैं लोगों को मीठी मीठी बात करके वोट लेते हैं, और फिर उसी बिहार को आप का उपहास कर रहे हैं। तो ये तो आपकी मानसिक